आई एम सोनम जैन। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो इसको समझना है, तो आइए समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक, दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स परस्पर रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं और छोटे छोटे नए प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं इस लाइन को, डेफिनेशन में क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ए और बी की क्रिया कराई गई। ठीक है, तो ए और बी जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, इन प्रोडक्ट जो क्रिया में भाग ले रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स, अभिकारक। ठीक है, इन दोनों की क्रिया हुई और जो क्रिया के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट मिले, छोटे छोटे उत्पाद मिले, वो क्या कहलाएंगे? अपने उत्पाद या प्रोडक्ट, जो पदार्थ मिले अपन को। तो इन दोनों के बीच में ये तीर का निशान है, ये अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रही है, और इसका जो सिरा है ये हमेशा प्रोडक्ट की दिशा में होता है। ठीक है, ये जो ए और बी हैं ये अभिक्रिया में पार्ट ले रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स, अभिकारक होंगे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं और अभिक्रिया करते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो नए पदार्थ बनते हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया अभिकारक और उत्पाद क्या हो जाते हैं? आइए एक उदाहरण लेते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूँ, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में वर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। इस अभिक्रिया में जो मैग्नीशियम है और जो ये ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं, रिएक्टेंट्स हैं, अभिक्रिया में पार्ट ले रहे हैं। और इन दोनों की अभिक्रिया से, रिएक्शन से जो नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सफ़ेद रंग का एक चूर्ण होता है। तो जो प्रोडक्ट बना ये क्या हो जाएगा? अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंस क्या है इस इक्वेशन में? Mg और O2, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। अब आगे देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों, संकेतों, सिंबल के द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, जब जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हुई तो जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो यहाँ पे जिंक का सूत्र क्या है? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? H2SO4। ठीक है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन H2। तो इसको हमने सूत्रों के अकॉर्डिंग लिख दिया, तो ये क्या बन गया? अपना रासायनिक समीकरण। ठीक है, एक और इक्वेशन नीचे देखिए। रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनमें उनकी फिजिकल स्टेट को भी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे जो Fe है ये सॉलिड है तो इसको S से लिखेंगे। यहाँ पे जो H2O है वो है तो लिक्विड, तो इसको L से लिखते हैं, परंतु इस रिएक्शन में जो H2O है इसको वाष्प के रूप में लिखा गया है, इसलिए मैंने गैस लिखा है इसको। और Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड में है और H2 गैस में है। अगर कोई जलीय विलयन होता है तो उसको AQ लिखा जाता है। क्या लिखते हैं जलीय विलयन को? AQ। ठीक है, जलीय विलयन को। ठीक है, अब समझते हैं इक्वेशन को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड करना। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया हुई, ठीक है, तो क्या बन रहा है? जल बन रहा है, वाटर। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसकी ऑक्सीजन गैस से क्रिया हो रही है तो जल, वाटर बन रहा है, H2O। तो क्या ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है? तो इस इक्वेशन को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड समझना है तो क्या करना होता है? इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या है वो राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। मतलब जो रिएक्टेंस के द्वारा अभिक्रिया हुई और जो प्रोडक्ट मिला उन दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर ही होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखें, अगर इस रिएक्शन में, यहाँ लिख लेते हैं इस रिएक्शन को फिर से, H2 गैस है, इसकी क्रिया ऑक्सीजन गैस से हो रही है तो बना अपना H2O, क्या है? लिक्विड। ठीक है,
तो इसमें देखें, सबसे पहले अपन अभिकारक रिएक्टेंस में परमाणुओं की संख्या देखें। कौन कौन से तत्व में H है और O है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया H और O, ठीक है। अब रिएक्टेंस में जो H है इसमें कितने हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2, और जो प्रोडक्ट है इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है 2। तो हाइड्रोजन परमाणु तो अभी बैलेंस है। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, यहाँ पे कितनी है 2, प्रोडक्ट में कितनी है 1 ही है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है वो तो अनबैलेंस्ड है, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, मतलब हम इनमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो अब इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 लिख दूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 2, लेकिन हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 4, है ना। जैसे ऑक्सीजन की हो गई यहाँ पे 2, लेकिन हाइड्रोजन की कितनी हो गई 4, है ना। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, तो इसको बैलेंस्ड करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगा 2H2 प्लस O2 से बना 2H2O, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इक्वेशंस को देखकर हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंस में परमाणुओं की संख्या है वो प्रोडक्ट में भी परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी, तभी हमारा समीकरण बैलेंस्ड समीकरण होगा, ठीक है। आइए अब समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली मेथड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में क्रिया करें और कंबाइन होकर एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा सिंगल प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो A और B इन दोनों के बीच में क्रिया हुई, ये क्या है रिएक्टेंट्स, इनके बीच में क्रिया हुई और जो C प्रोडक्ट बना वो एकल ही बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, तो जल का जो निर्माण होता है वो भी अभी मैंने एग्जाम्पल उसी का दिया था, जैसे 2H2 प्लस O2 से बन रहा है 2H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट्स आपस में क्रिया कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और बन क्या रहा है H2O, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल देखें कि ये बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी जल से क्रिया हुई H2O, तो क्या बना कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र है CaOH का होल प्राइस, ठीक है। ये एक क्यों इसलिए लिखा है क्योंकि ये जलीय विलयन में होगा और इस इक्वेशन में ऊष्मा निकल रही है, तो ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी होगी, ठीक है। तो इसमें 2 रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं और रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब क्या होता है टूटना, स्प्लिट्स, ठीक है। तो कोई भी अभिकर्मक जो है एकल अभिकर्मक, ठीक है, एकल रिएक्टेंस मतलब सिंगल रिएक्टेंस आपस में सिंगल रिएक्टेंस टूटकर छोटे छोटे नए प्रोडक्ट बनाए, तो वो अभिक्रिया क्या हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे एक अभिकर्मक है, ये टूटेगा कैसे, या तो इसमें ऊष्मा दी जाएगी या इसमें विद्युत दी जाएगी या फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट जाएगा और छोटे छोटे उत्पाद प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखें कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है चूना पत्थर, इसको जब ऊष्मा दी जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये एकल अभिकर्मक था, ये टूटा, छोटे छोटे उत्पाद बना लिए, ठीक है। H2O को जब विद्युत दी जाए और इसको तोड़ा जाए तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी कि वियोजन अभिक्रिया, मतलब एकल अभिकर्मक जो है वो टूटा और छोटे छोटे नए प्रोडक्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये कैसे टूट सकता है, या तो इसको हीट दी गई हो या इलेक्ट्रिक या फिर सनलाइट, ठीक है।
तो ये इसके टाइप्स हैं, इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील धातु अधिक रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं उसकी जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पे आयरन को देखें, ये कैसी अधिक क्रियाशील धातु है। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, ये जो Fe है ये क्या करेगा, Cu को उसकी जगह से हटा देगा और ये जाकर इसकी जगह पे चला जाएगा और Cu को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। तो देखो आयरन ने Fe ने CuSO4 से क्रिया की और क्या बना लिया, FeSO4, और Cu को उसकी जगह से हटा दिया, ठीक है, विस्थापित कर दिया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। अगर यहाँ पे कॉपर क्यों किया, क्योंकि जो कॉपर था ये आयरन से कम क्रियाशील था, आयरन अधिक क्रियाशील है। अगर यहाँ पे Mg होता, Zn होता, ठीक है, तो भी ये इन दोनों को विस्थापित कर देगा क्योंकि आयरन इनसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट भी है कि अगर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया जाए और उसमें लोहे की कील को डाल दिया जाए और कुछ समय पश्चात हम देखें तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है वो नीले रंग का हो जाएगा और इसका जो Cu है यानी लोहे की कील पर कॉपर की परत चढ़ जाएगी और इसका रंग भूरे रंग का हो जाएगा, ठीक है, और जो विलयन का रंग है नीला हो जाएगा, मतलब ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये विस्थापन अभिक्रिया होती है कि अधिक क्रियाशील धातु जो है वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी और उसकी जगह पर स्वयं आ जाती है, कोई प्रोडक्ट बना लेती है जुड़कर और उस चीज़ को विस्थापित कर देती है। कॉपर को विस्थापित किया। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।